आप उसको देंगे तो वो मतलब ऑपरेट नहीं करेगा, चलेगा नहीं, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा वोल्टेज देंगे, जैसे कि इन्होंने 240 वोल्ट बोला है कि 240 वोल्ट पर उसको ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो फिर उसके जो एलिमेंट है उसके मेल्ट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो अब आप ये देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने बोला कि वो 10 एम्पीयर करंट लेता है और 80 वोल्ट पर वो काम करता है। तो इस सबसे पहले मैं इसका रेसिस्टेंस निकालूंगा। तो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, मतलब मेरे को तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो मेरे को इसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो R इज इक्वल टू V कितना है 80 और I कितना है 10। तो ये 8 ओम का हो गया आर्क लैम्प, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई अब मेरे पास जो डीसी सोर्स है, मतलब वोल्टेज सोर्स जो है वो मेरे पास 80 वोल्ट का नहीं है, मेरे पास तो 240 वोल्ट का डीसी सोर्स है। तो 240 वोल्ट के डीसी सोर्स से भी मेरे को इसको ऑपरेट करवाना है, तो कैसे करवाऊंगा ऑपरेट। तो हम ये जानते हैं कि अगर इस आर्क लैम्प के साथ मैंने पैरेलल में कुछ जोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फूक जाएगा आर्क लैम्प। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस आर्क लैम्प के बराबर में मैंने पैरेलल में कोई एक और चीज़, कोई फ़ैन लगा दिया, कोई ट्यूबलाइट लगा दी, कोई भी कंपोनेंट लगा दिया, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है। तो 240 वोल्ट अगर मैं दे रहा हूँ तो 240 ही सबको मिलता चला जाएगा, पैरेलल में तो ये होगा। और जो सीरीज़ है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती चली जाती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको सीरीज़ में कोई ना कोई कंपोनेंट लगा देना है ताकि उसको 80 वोल्ट जो उसको चाहिए वो उसको पूरा का पूरा मिल जाए। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अच्छा, हम ये कहेंगे टू यूज़ दिस आर्क लैम्प, to use this lamp with a 240 volt DC source, we must connect a resistor of value R dash in series with it because in series voltage divides and current remains same। वोल्टेज डिवाइड होती है यहाँ पर, तो R तो है ही, जो लैम्प है तो 8 ओम का है ही, उसके साथ हमने एक और रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया, वो है R डैश। और अब बैटरी लगा दी 240 वोल्ट की, 240 वोल्ट की बैटरी लगा दी, प्लस माइनस। तो यहाँ से करंट निकलेगा, अब आई करंट ही इसमें जाएगा और आई करंट ही इसमें जाएगा। ये हमें पता नहीं है कि वो करंट आई कितना है, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज मुझे चाहिए वो V1 और इसमें जो वोल्टेज चाहिए वो V2, ठीक है। मैं जानता हूँ कि वोल्टेज मेरे को इसमें कितनी चाहिए, इसमें वोल्टेज मेरे को चाहिए 80 वोल्ट, और जब 80 वोल्ट वोल्टेज मिलेगी तो करंट मेरे पास अपने आप ही आ जाएगा, और करंट यही आएगा 10 एम्पीयर, ठीक है। क्योंकि उस 80 और 10 की हेल्प से ही रेजिस्टेंस 8 ओम हमने निकाला था। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि V1 is equal to I R, V1 हमारे पास है 80 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू R कितना है 8, तो I हमारे पास सीधा 10 एम्पीयर आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 10 एम्पीयर, ठीक है। अच्छा, अब सिंस
V1 is equal to 80 volt. Therefore, V2 is equal to 240 minus 80. V2 बोलो कितना हो जाएगा 160 वोल्ट। ये सबको समझ में आ गया भाई। वोल्टेज जो डिवाइड हो रही है V1 और V2 पर रहेगी किसके बराबर, टोटल जो वोल्टेज लगी हुई है इसमें 240 के बराबर ही तो होगी। तो V2 आ गया 160 वोल्ट। करंट हमारे पास 10 एम्पियर रह गया क्योंकि करंट रिमेन सेम, जो यहाँ करंट होगा वही यहाँ जाएगा। Therefore, by Ohm's law, V2 is equal to IR dash। V2 कितना है 160, I कितना है 10 और R dash मुझे निकालना है 0 से 0 कट गया। R dash is equal to 16 ओम। ठीक है, तो अगर ये जो हमारे पास आर्क लैंप दे रखा है, इस आर्क लैंप के साथ में अगर मैं 16 ओम का कोई भी डिवाइस लगा देता हूँ तो वो आराम से ये लैंप जो है ये काम करने लगेगा। अच्छा, हटा दिया तो भैया लैंप फूक जाएगा। ठीक है, लैंप को क्योंकि पूरा का पूरा 240 पूरा का पूरा वोल्टेज लैंप को ही झेलना पड़ जाएगा, तो फिर वो मेल्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिएगा सर। हाँ जी बोलिए सर, फिर ये जो आर और आर डैश है ये तो हमें आर्क लैंप से पहले लगाना होगा। किससे लगाना होगा? मतलब आर्क लैंप जो भी होगा सर, मतलब उसको इससे पहले लगाना होगा। ना नहीं, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। सीरीज में आगे पीछे कहीं पर भी आप लगाइए, वो जितना उसका रेसिस्टेंस है वो उतना ही अब्जॉर्ब करेगा, वो उतनी ही वोल्टेज लेगा। समझ गए? हाँ, अगर उसके अलावा कोई डिवाइस लगी ही ना हो तो फिर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, सारी की सारी वोल्टेज उसी के पास जाएगी। अब जब सारी वोल्टेज उसके पास जाएगी तो फिर जो है मतलब वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पहले लगा दिया तो ये 240 में से कुछ ज़्यादा खींच लेगा अपने अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लैंप कैन बी यूज्ड without failure so electric lamp can be used without failure if a resistor of 16 ohm is used with it in series। ठीक है, इसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर 10 मीटर लॉन्ग। रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर 10 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ कितनी दे रखी है वायर की? 10 मीटर लॉन्ग, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 0.4 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? d/2 मतलब 0.4/2 मिलीमीटर। तो ये हो गया 0.2 और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये रेडियस हो गया। And having a resistance of 2 ohm, having a resistance R is equal to 2 ohm। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी था कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर ही होती है। ठीक है, लेंथ की। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसकी आपको रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो रेसिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेसिस्टिविटी rho is equal to RA upon L। तो rho is equal to 2 into A क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन L कितना है? 10। तो rho is equal to 2 into पाई की जगह लिख दीजिए 3.14। ठीक है, और रेजिस्टेंस रेडियस कितना है इसका? 0.2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन 10। तो 2 into 3
3.14 कितना हो गया 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 का स्क्वायर है 0.04 और 10 की पावर -3 का स्क्वायर है 10 की पावर -6 अपॉन में 10 है, इसको काट दिया तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। रो इज इक्वल टू 0.628 इंटू 0.04 इंटू 10 की पावर -6 कितना आ गया। हाँ जी, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 8 सा 32 4 8 सा 32 3 कैरी आ गया 4 2 सा 8 और 3 11 1 कैरी आ गया 4 6 सा 24 और 1 25 ठीक है 2512 आ गया। इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो टोटल राइट से 5 डिजिट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर -6। ये वैल्यू बहुत छोटी लग रही है, आप क्या करें कि इसको 2 प्लेसेस अंदर शिफ्ट कर दो, तो रो इज इक्वल टू 2.512 इंटू, जब इसको राइट में 2 प्लेस शिफ्ट करा है तो इसको क्या करेंगे 10 की पावर -8 कर देंगे ओम मीटर। ठीक है, यही आप देखिएगा आंसर यही आ रहा है 2.513 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, a wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length. What will be its new resistivity and new resistance? New resistivity क्या होगी और new resistance क्या होगा, ये आपको बताना है। A wire of 10 ohm resistance, तो ओरिजिनल केस पहले देखें। ओरिजिनल केस में बोल रहे हैं a wire of 10 ohm resistance, तो R is equal to 10 ohm। जो लेंथ है वायर की उसको L ही मान लीजिए, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A मान लीजिए। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी R A अपॉन L। तो रेसिस्टिविटी हो गई 10, भाई हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू 10 दे रखी है। अच्छा, ये हो गया 10 A अपॉन L, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। उसको खींच कर उसकी जो लेंथ है उसको थ्राइस कर दिया जाता है, थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। न्यू केस, अब जब न्यू केस है तो न्यू केस में वो पूछ रहे हैं कि जब उसको थ्राइस कर दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। एक चीज़ तो ये पूछी जा रही है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा ये पूछा जा रहा है कि उसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी। तो आप ये कहेंगे नए केस में ऐसा होगा कि जैसे शुरुआत में वायर ऐसे थी, ये वायर की लेंथ है और ये जो है ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने आटा गूंदा और आटा गूंदने के बाद हम उसको ऐसे बेलते गए लंबा, हमने उसकी लंबी लोई बना दी। तो हम ये देखेंगे कि जब आटा गूंदा था हमने, तो हमने जब हम उसको बेलते गए तो बेलने से क्या हुआ, उसकी धीरे धीरे लेंथ बढ़ रही है। लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो कम हो रहा है। तो हमेशा प्रोपोर्शन ये रहता है कि अगर आप उस किसी चीज़ को खींचकर लंबा कर रहे हैं तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितने टाइम्स आप लंबा करोगे उतने ही टाइम्स उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा। ठीक है, ये रूल है। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे मैं नए केस की बात कर रहा हूँ, तो नए केस में रेजिस्टेंस क्या होगा R डैश, ये हमको कैलकुलेट करना है। पहली चीज़ लेंथ जो है L डैश, ये कितनी हो गई ओरिजिनल वाले की 3 टाइम्स, तो 3L हो गई, और A डैश क्या हो गया A अपॉन 3, A डैश हो गया A अपॉन 3।
समझ गए? वही आपने उसको लेंथ को खींचकर 3 गुना बढ़ा दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 3 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद रेसिस्टिविटी रो डैश इज इक्वल टू रो, ये रो ही रहेगी सेम, नीचे लिखिएगा बिकॉज इट डिपेंड्स only on material and not on length and area, not on length and area। हमेशा याद रखिएगा कि लेंथ और एरिया पर रेसिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती। रेसिस्टिविटी का क्या है कि आपने इतना आपने बड़ा कोई टुकड़ा ले लिया कॉपर का और उसकी रेसिस्टिविटी आपने निकाली, और आप एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा ले लें कॉपर का, उसकी रेसिस्टिविटी निकाली, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने कॉपर लिया है तो चाहे इतना सारा कॉपर लिया हो चाहे इतना सा कॉपर लिया हो, उसकी रेसिस्टिविटी सेम होने वाली है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। हाँ, अब आपने मटेरियल ही बदल दिया, पहले आप कॉपर की बात कर रहे थे, फिर आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे हो, तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगी। तो उन्होंने आंसर में भी देखो लिखा हुआ है कि सेम, तो सेम यानी कि रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। अब रेसिस्टेंस निकालेंगे, तो रेसिस्टेंस तो R डैश इज इक्वल टू रो डैश L डैश अपॉन A डैश। R डैश इज इक्वल टू रो डैश क्या हो गया, रो, हाँ जी, L डैश कितना है 3M, और A डैश कितना है A/3। और हम ये जानते हैं डिनोमिनेटर का अगर कोई डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 3 से 9 हो जाएगा। R डैश इज इक्वल टू 9 रो L अपॉन A, 9 रो L अपॉन A, और जो रो L अपॉन A है, रो L अपॉन A वो 10 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10, 90 हो, ठीक है। चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी, यस सर। ओके। चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 15 पर, कैरियर्स ऑफ करंट। कैरियर्स ऑफ करंट मतलब करंट का कैरियर, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में हमने सिर्फ ये देखा था कि करंट को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाते हैं, फ्रीली मूविंग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो मेटल्स की बात करी थी क्योंकि वहाँ पर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं द चार्ज पार्टिकल्स विच बाई फ्लोइंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कैरियर्स, करंट कैरियर्स आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो वो ही करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, करंट का कारण वो ही बनते हैं, कोई भी चार्ज कैरियर। तो अब बात करते हैं, पहला जो केस है वो है, फर्स्ट केस है इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में इन मेटेलिक कंडक्टर्स, मैं नोट्स में पेज नंबर 15 पर हूँ। इन मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। In metallic conductors, current flows due to drift of electrons. ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स सीधे सीधे मूव नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे यहाँ पर है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, हायर रीजन की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं, वो ऐसे गोल 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 घूमता हुआ फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन पर गोल 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 ऐसे घूमता हुआ फिर आगे चलता है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद सेकंड है लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स फॉर एग्जांपल
कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे? हम यही तो करेंगे कि भाई हमारे पास एक बैटरी है, हमने ये देखा मेटल एक कंडक्टर में इस तरीके से देखते हैं सॉलिड्स में। हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से वायर निकाला, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर निकाला, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इधर जोड़ दिया एक कॉपर रॉड, और फिर यहाँ पर हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। और बल्ब कनेक्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि इस बल्ब में वोल्टेज कितना जाएगा। तो भाई सीरीज में जुड़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप तो कॉपर रॉड में हुआ, और बाकी जो है वो कहाँ चला गया? बल्ब में चला गया। तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। तो ग्लो करने से हमको ये समझ में आ गया कि ये जो कॉपर की रॉड है ये कंडक्टर है, और यहीं पर अगर मैं क्या करता कि यहाँ पर मैं बीच में एक कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लगा देता हूँ, तो प्लास्टिक का टुकड़ा लगा देता तो प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होती है, तो इंसुलेटर होती है तो वो करंट को आगे फ्लो ही नहीं करने देती, तो वहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करता। तो कंडक्टर में तो ऐसा हो गया। अब जब लिक्विड की बात करते हैं, ये तो सॉलिड्स में होगा, जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में हमने कहा कि बैटरी है, ऐसे ना बनाकर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ये बना दिया। अब अगर ये लिक्विड एक कंडक्टर होगा, अब अगर ये लिक्विड एक कंडक्टर होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट पॉजिटिव से निकलकर और फिर इस लिक्विड, अगर ये लिक्विड कंडक्टर है तो इसमें होता होगा और फिर यहाँ तक पहुँचेगा, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने दोनों जो है वो इंसर्ट करे किसी भी लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड का क्या है, लिक्विड का ना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर अगर आपने कोई एक लिक्विड ले लिया CuSO4, ठीक है। अच्छा, जानबूझकर हम ये कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड्स में, तो पहले ही क्या लिखी हुई है, इन इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स। तो सारे के सारे लिक्विड्स ऐसे नहीं होते कि उनका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, ठीक है, सारे लिक्विड्स नहीं होते, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं। तो इसलिए हमने एग्जांपल CuSO4 का ले लिया। तो जब CuSO4 का एग्जांपल ले रहे हैं तो जो Cu है, Cu अलग टूट जाएगा, सल्फेट अलग टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं, ठीक है। सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स हमेशा कैटायन बनाते हैं। तो वो कैटायन कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कैसे करेंगे, वो जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, उसी को तो डोनेट करेंगे। तो इसलिए सॉलिड्स में तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके पास, तो सॉलिड्स में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की वजह से जो करंट है वो फ्लो करेगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड देखिएगा गैसेस। अब गैसेस की बात करते हैं। In ionized gases, positive and negative ions and electrons are the charge carriers. Ionized gases में positive, negative ions और electrons, they are the charge carriers. इसका मतलब क्या है? कि अगर मैं किसी भी गैस की बात करूँ तो अगर हम गैस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी डिस्चार्ज ट्यूब की बात करता हूँ ऐसे, सर ये डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब ये होती है कि ये एक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब दोनों तरफ से उसको बंद कर दिया जाता है
उसके अंदर एक गैस को भर के एक टेस्ट ट्यूब ऐसी टेस्ट ट्यूब जो दोनों तरफ से खुली हुई है, मतलब आप पाइप समझ लीजिए, तो ग्लास का पाइप है, उस ग्लास के पाइप के अंदर गैस को भर के और फिर उसको बंद कर दिया जाता है ताकि वो गैस बाहर ना निकले और बाहर की कोई गैस अंदर ना आए, क्योंकि गैस रुक नहीं सकती ना एक जगह अगर उसको ओपन में छोड़ दिया जाए, इसलिए। ठीक है, तो अब मान तो लीजिए, सही से करते कौन यूज के? हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम सॉलिड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम गैस के थ्रू कंडक्शन करवाना चाह रहे हैं किसी गैस के थ्रू, तो इस वजह से ये बता रहा हूँ, समझ गए, सिर्फ ये बता रहे हैं कि सॉलिड्स के थ्रू कंडक्शन कैसे होगा, लिक्विड्स के थ्रू कैसे होगा और गैसेस के थ्रू कैसे होगा। तो गैस में हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि गैसेस ना अलग अलग तरीके की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी ऐसी गैस की जो कि कंपाउंड की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल CO2 गैस, ठीक है, या HCl गैस, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं CO2 या HCl गैस की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल HCl, अगर इसका आयनाइजेशन करें तो इसके पास पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की वजह से होगा, ठीक। अच्छा, और गैस दूसरी भी होती है कुछ इस तरीके से, H2 गैस या सिर्फ ऑक्सीजन गैस, ठीक। तो जितने भी ये सिर्फ एक एलिमेंट की हेल्प से जो गैसेस बनती हैं वो सारे के सारे एनायंस होते हैं, सारे एनायंस होते हैं। जैसे सॉलिड्स में सारे के सारे कैटायन होते हैं ना, मेन प्रॉपर्टी है उसकी, तो ऐसे ही ये सारे के सारे एनायन होते हैं। तो एनायन कैसे, भाई H की अगर बात करेंगे तो 1- और अगर O की बात करेंगे तो 2-। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज हैं। तो नेगेटिव चार्जेस जब बॉडी हैं, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज जो करंट है वो फ्लो करेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस की वजह से कर सकता है। और अगर ऐसी गैस हो आपके पास जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट से बनने वाली गैस हो, तो फिर वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करेगा। क्लियर? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वैलेंसी है, नेगेटिव वैलेंसी है, समझ गए? ठीक है जी। तो 3 चीज़ें ये हुई। उसके बाद में चौथा देखिएगा, वैक्यूम ट्यूब्स। इन वैक्यूम ट्यूब्स लाइक रेडियो वॉल्व्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पिक्चर ट्यूब एटसेट्रा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हीटेड कैथोड एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स में केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो करंट है, करंट को कैरी करेंगे। इसलिए इन लिक्विड में ये बताने कि एनायंस कैटायंस के थ्रू चार्ज फ्लो हो सकता है, और सिर्फ गैसेस में हमें ये बताना है कि सिर्फ एनायंस के थ्रू। हाँ, गैसेस में ऐसा होता है कि गैसेस जो है ना, वो ऐसा भी हो सकता है 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन वाली गैस हो, जैसे HCl गैस है, जैसे CO2 गैस है। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो कर सकता है। अगर सिर्फ ऐसी है H2 या O2 है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसलिए हाँ, ऐसा कोई लिक्विड नहीं जो इस स्टेट में हो। हाँ, लिक्विड जो है, नहीं, लिक्विड ऐसा नहीं है, क्योंकि लिक्विड जो भी है, हम अगर H2O कोई भी लिक्विड लें तो वो सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में कोई लिक्विड ऐसा है, ठीक है ना। सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं, मेटल्स हैं, सॉलिड्स हैं, ठीक है। चलिए जी, अब अगला देखेंगे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, ये ना कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को हटा दिया है सिलेबस में से। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वो होता था, CRO बोलते हैं उसको शॉर्ट में, जो अभी जैसे टीवी आप देखते हैं ना, अभी अपने सिलेबस में LED है, लाइट एमिटिंग डायोड, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप 14 में, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो पहले जो है, अब आप ये देखेंगे, अब LCD टीवी भी बहुत रेयर ही हो गए हैं, LED टीवीज़ ही आ गए हैं सब जगह। तो पहले जो CRO होता था, इनफैक्ट जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता था, बहुत बड़ा होता था। तो वो पीछे से एक बड़ी सी ट्यूब होती थी, और वो ट्यूब जो है वो आगे से, मतलब वो पूरा का पूरा ग्लास का फ्रेमवर्क होता था, ये पूरी ऐसी ग्लास की होती थी, और वो आगे से पूरा का पूरा वो कांच का ऐसे बना दिया जाता था, ऐसे होता था। तो वो पूरा आपने देखा, वो पूरा तानपुरा सा होता था, इतना बड़ा टीवी होता था। तो वो जो पूरी की पूरी डिवाइस होती थी, उसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या पिक्चर ट्यूब भी बोल देते थे, कॉमन लैंग्वेज में पिक्चर ट्यूब बोल देते थे। वो सिलेबस में नहीं है।
इसलिए बस इसमें सिर्फ इतना इतना कर लो, वैक्यूम ट्यूब का मतलब ये है कि वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यूज़ होती थी, ठीक है, लिखा भी है यहाँ पर कि इन वैक्यूम ट्यूब्स लाइक रेडियो वॉल्व्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पिक्चर ट्यूब एटसेट्रा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हीटेड कैथोड एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। तो उसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम होता था। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मतलब बिल्कुल ऑब्सोलीट चीज़ हो गई, अब यूज़ भी नहीं होती। चलिए जी, तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन वही है जो हमने अभी डिस्कस भी कर लिया था। वो क्या है देखिएगा, वाई इज इट दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट इन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में करंट कैरी करते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो सुन लीजिए, थ्योरेटिकली इसमें आंसर भी दे रखा है, नीचे आंसर लिखा है। इन मेटल्स द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। मेटल्स में जो एटम्स हैं वो सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं, गैप नहीं होता उनमें। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर क्लोज टू द नेबरिंग एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो जो फ्री घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने नेबरिंग वाले जो नेबरिंग वाला जो एटम है, बराबर पड़ोसी वाला जो एटम है, उससे बिल्कुल चिपके हुए हैं, गैप ही नहीं है बीच में, ठीक है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर क्लोज टू द नेबरिंग एटम एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ड्यू टू दैम। तो उनकी वजह से उन पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती रहती है कि तू भी नेगेटिव है, चल तू हट, और वो बराबर वाला नेगेटिव है वो भी उसको हटाना, तो नेगेटिव को रिपेल करेंगे। सो दे डू नॉट रिमेन अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर एटम। किसी पर्टिकुलर एटम में वो अटैच ही नहीं रहता, क्योंकि जो नेबरिंग एटम है उसमें भी, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम लोग आयरन की बात कर लेते हैं, Fe2+, 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 इसका मतलब क्या है कि आयरन के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने के लिए तैयार है। वो डोनेट करने के लिए तैयार है कि मैं इसको डोनेट करूँ तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है। इसके पास भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इधर एक आयरन है, इधर एक आयरन है, इधर एक आयरन है, इधर एक आयरन है। तो लोहे का एक पाइप मैंने ले लिया, लोहे का एक वायर मैंने ले लिया, तो अगर मैं उस वायर की बात करूँ ना तो उस वायर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स में हर एक एटम में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये लेकर घूम रहा है, तो ये अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी निकलना चाहेंगे, ये भी निकलना चाहेंगे, और जैसे ये निकलना चाहेंगे इनको दिखाई देगा भाई वो भी निकलना चाह रहा है, वो भी नेगेटिव है, मैं भी नेगेटिव हूँ, और नेगेटिव टकराएगा तो मतलब रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो ये आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा देर टिक ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करके ही बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब बाहर निकलने के बाद इनके पास जगह कहाँ बचेगी भाई? बाहर निकलने के बाद कहाँ निकल जाएंगे? उससे टूट कर क्या वायर से बाहर निकल जाएंगे? वायर से बाहर तो नहीं निकल सकते। तो ये एक डायरेक्शन में ना फ्लो करना शुरू करेंगे। अब जब वो फ्लो करेंगे उस फ्लो की वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये है, so they do not remain attached to a particular atom but can hop from one atom to another and are free to move throughout the lattice, ठीक है। hop from one atom to another, एक एटम से दूसरे में, दूसरे पर जंप लगाया, वहाँ पता चला वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, उन्होंने भी धक्का दे दिया, निकल यहाँ से, पता चला कहीं और गए, उसने भी उसको धक्का दे दिया, वो भी कहीं कूद रहा है ना, उसको किसी और ने धक्का दे दिया, तो धक्का मुक्की धनाधन चलती जा रही है अंदर, ठीक है। अब उसकी वजह से उसी चीज़ का जो है हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, भाई ये लगातार इधर उधर धक्का मुक्की हो रही है, ठीक है, तो भाई तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, दोनों हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ट्यूबलाइट जलेगी, पंखा चलेगा, हम चैन से बैठेंगे, ठीक। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन मेटल्स। तो मेटल्स के केस में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल है, भैया यही कर रहे हैं कंडक्शन, ठीक है जी। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बता दो भाई। यस सर, ठीक है, यस सर। चलिए जी, ठीक है। Yes. इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ ये देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली घूमता हुआ जाता है। लास्ट ईयर 11th में था कि हाँ, लेकिन शायद सिलेबस से हटा दिया था। वेव्स में था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने वाला है। चलिए, वेव ज़्यादातर स्कूलों में करवाते ही नहीं थे, बिल्कुल लास्ट तक आते आते तो भागा दौड़ी में होता था वो वाला चलते। चलिए कोई नहीं, अब करना ही है इसको। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ इसको मैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। परसों आपका जो है फिजिक्स का टेस्ट होगा, अच्छे से तैयार कर देना। जो नोट्स आपको दे रखे हैं, नोट्स की हेल्प से आप कर लीजिए तैयार।
अभी क्योंकि ये पहला आपका टेस्ट ले रहा हूँ, तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह जो मेंशन है, वो मैं नोट्स के बाहर के नहीं देने वाला हूँ। तो नोट्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे न्यूमेरिकल्स, तो इतना तो आपको ये चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। और जो डेरिवेशंस हैं वो भी ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं दूंगा, तो आप सीधा सीधा पूरा वो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करिए मुझसे, ठीक है। तो तुम अपना पेपर ले जाना, मैंने स्कैन करके ना ग्रुप पर डाल दिया।